एक कहानी सुनाता हूँ आपको। पुराने समय में जंगल में एक कबीला रहा करता था। कबीले का एक सरदार भी था। जो सरदार बोलता था सबको मानना पड़ता था। एक दिन सरदार ने शिकार करने का कबीले के अंदर एक नया नियम लागू कर दिया। नियम यह था कि किसी जानवर का मांस खाने के लिए कोई भी शिकार नहीं कर सकता। अगर मांस खाना है तो जो जानवर अपने आप मर गया है उसको खा लो, या फिर किसी दूसरे जानवर ने शिकार करके छोड़ दिया है तो उसे खा सकते हो, लेकिन शिकार नहीं कर सकते। अब कबीले में कुछ ऐसे भी मनमौजी थे जिन्हें रोज मांस चाहिए होता था, तो इन्होंने एक ऐसी तरकीब निकाली कि नियम भी ना टूटे और मांस भी खाने को मिल जाए। तरकीब ये थी कि ये लोग एक बकरे को एक खौलते हुए पानी की कढ़ाई के ऊपर एक पतला सा फट्टा लगाकर खड़ा कर देते थे और फट्टे को दोनों तरफ से बंद कर देते थे ताकि बकरी किसी भी तरफ से उतर ना पाए। अब बकरी के पास दो ही रास्ते बचते थे, या तो आजीवन इस पतले से फट्टे पर बैलेंस करती रहे या फिर नीचे कढ़ाई में कूद जाए। इन लोगों की तरकीब हर बार काम करती थी। बकरी कढ़ाई में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर लेती थी। अब अगर कानूनन रूप से देखें तो बकरे ने तो अपनी जान स्वयं ही दे दी, लेकिन क्या सच में ऐसा है? ये इंजीनियर्स बड़े चालाक होते हैं सर। ऐसी कोई मशीनें नहीं बनाई जो यहाँ का प्रेशर नाप सके। बनाते तो पता चल जाता कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है सर। अक्सर दिखाई नहीं देता पर शामिल जरूर होता है सर। हर खुदकुशी करने वाले का कातिल जरूर होता है सर। आज हमारे देश में एक ऐसी ही व्यवस्था चल रही है। आदमी करना कुछ चाहता है और उसे करना कुछ पड़ रहा है। चोरी, लूट, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार सब इस व्यवस्था की देन है। सबको देने के लिए रोजगार और भोजन हमारे पास है, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था जानबूझकर पैसे की कमी करके रखती है। ये बेरोजगारी और भुखमरी लोगों को अपराध करने पर मजबूर करती है, और जब आदमी अपराध करने जाता है तो देश में अपराध के खिलाफ कानून भी बने हुए हैं। उसे उसका डर भी सताता है। जो इस डर से पार पा जाता है वो अपराधी बन जाता है, और जो डर जाता है उसके पास बकरी की तरह अपना जीवन खत्म करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। तो ये व्यवस्था या तो आपको चोर, धोखेबाज या फिर भ्रष्टाचारी बनने पर मजबूर करेगी, या फिर अपनी जान लेने पर। इल्यूमिनाटी संगठन के इन यहूदी बैंकर्स ने जब ये बैंकिंग का मॉडल बनाया था तो इन्होंने जानबूझकर इसमें ब्याज की व्यवस्था डाली थी। चाहे हमारा देश हो या फिर दुनिया का कोई भी देश, जहां भी इनका बैंकिंग सिस्टम चल रहा है वहां ये इस अर्थव्यवस्था में सिर्फ मूलधन बनाते हैं, ब्याज का पैसा नहीं बनाते। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है कि हमारे देश में जब भी पैसा बनता है वो कर्ज पर ही बनता है और उसका ब्याज भी चुकाना होता है। लेकिन इस बैंकिंग व्यवस्था में कोई इस बात पर ध्यान ही नहीं देता कि ये जो ब्याज का पैसा है ये तो कभी बना ही नहीं। जिससे भी ये बात पूछो तो कहते हैं कि ब्याज का पैसा तो पहले का पैसा जो घूम रहा है देश में उसमें से चुका देंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो पहले का पैसा बना था वो भी तो कर्ज पर ही बना था, उसका भी तो ब्याज नहीं बनाया गया, और जो आगे बनेगा वो भी कर्ज पर ही बनेगा। तो ब्याज तो वैसा का वैसा ही रहा। जैसे मान लो एक देश है, उसमें 100 लोग रहते हैं। इस देश की एक सरकार है, एक बैंक भी है जो पैसे बनाएगा। अब मान लेते हैं कि इस देश में पहली बार पैसा बनना है। ध्यान रहे, इससे पहले इस देश में कोई पैसा नहीं घूम रहा है। तो अब ये जो बैंक है ये सरकार को 1000 रुपए देगा देश में खर्च करने के लिए।
और ये क्या कर देगा कि 10% ब्याज के साथ लौटाना होगा। मतलब 1000 दे रहा हूँ, 1100 करके लौटा देना। वैसे ही इस बैंक ने देश के 100 लोगों को भी 10-10 रुपए दे दिए खर्चने के लिए, और इन्हें भी अपना ब्याज का सिस्टम समझा दिया। इन्हें भी अब अपने अपने 10 का 11 करके लौटाना है। यहाँ तक तो सुनने में सब ठीक लग रहा है, लेकिन जब आप इसके गणित में जाओगे तो आपको समझ आएगा कि ये कितना खतरनाक खेल चल रहा है। बैंक ने सरकार और लोगों को मिलाकर कितने रुपए कर्ज पर दिए? 2000। लेकिन बैंक इनसे वापस मांग कितने रहा है? 2200। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए कि ये जो 200 रुपए एक्स्ट्रा हैं ब्याज के, क्या किसी भी तरीके से मुमकिन है कि ये वापस चुका दिए जाएंगे? नहीं। अब हो सकता है ये बात आप लोगों को समझ आ गई क्योंकि मैंने बता दी, लेकिन आप जरा ये सोचिए कि देश में जो करोड़ों लोग हैं उन्हें तो ये बात पता ही नहीं। वो तो यही सोच रहे हैं ना कि वो इस पैसे को चुका लेंगे। इसीलिए अब सब अपने 10 का 11 करने में लग जाएंगे। जो समाज आपस में प्यार से रहने के लिए बना है, उस समाज में अब कंपटीशन जन्म लेगा। फैक्ट्री का मालिक चाहेगा कि खाने में मिलावट करके ज्यादा मुनाफा किया जाए। दुकानदार ये चाहेगा कि किसी को कुछ महंगे में बेच दिया जाए। नौकरी वाला 3-3 नौकरियां करके अपनी ईएमआई चुकाने की कोशिश में रहेगा। किसान एक ही साल में ज्यादा से ज्यादा फसल निकालने के चक्कर में लग जाएगा, चाहे जमीन जहरीली ही क्यों न हो जाए। सब एक ऐसी रेस में लग जाएंगे जिसमें कोई फर्स्ट नहीं आने वाला। इस रेस में कोई फर्स्ट तो नहीं आने वाला, लेकिन इनमें से कुछ लोग अपने 10 का 11 करने में कामयाब हो जाएंगे। जो सबसे ज्यादा चालाक होगा वो किसी से 1 रुपया कमाने में कामयाब हो जाएगा। जैसे जैसे कुछ लोग अपने अपने 1 रुपए दूसरों से कमाते जाएंगे, वैसे वैसे इस टोटल पैसे में से कम होते जाएंगे। इस किसान के पास 10 रुपए थे तो अब 9 ही रह गए, और इस आदमी के पास 8 ही रह गए। किसी के पास 7, किसी के पास 4, किसी के पास 3, किसी के पास 2, किसी के पास 1 और किसी के पास 0। अब जिनके पास भी 10 से कम रुपए बचे हैं वो सब कर्जे में हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे देश में जितने भी वर्ग हैं सभी तो कर्जे में हैं। किसान वर्ग सब कर्जे में है, बिजनेसमैन सब कर्जे में है, नौकरी करने वाला वर्ग सबकी ईएमआई चल रही है। सिर्फ लोग ही नहीं, सरकारें भी कर्जे में हैं। राज्य सरकारें सारी कर्जे में हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार, उसके ऊपर तो 197 लाख करोड़ का कर्जा है। यूरोप में 44 देश हैं। पहले सबकी अलग अलग करेंसी हुआ करती थी, लेकिन अब एक ही है, यूरो। और इस यूरो व्यवस्था को बनाने में सहायक रहे बर्नार्ड लिएटर ने इस बैंकिंग व्यवस्था के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। लालच और प्रतिस्पर्धा अपरिवर्तनीय मानव स्वभाव की वजह से नहीं है, बल्कि लालच और कमी का डर लगातार बनाया जाता है, जो हमारे द्वारा प्रयोग किए जा रहे पैसे का एक सीधा परिणाम है। सबको खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन की तुलना में हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं, और दुनिया में हर किसी के लिए पर्याप्त काम निश्चित रूप से है, लेकिन इन सभी को भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। कमी हमारी राष्ट्रीय मुद्राओं में है। वास्तव में केंद्रीय बैंकों का काम ही है कि मुद्रा की कमी करे और कमी को बनाए रखे। इसका सीधा परिणाम यह होता है कि हमें जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ना पड़ता है। इसीलिए बचपन में हमें जो ईमानदारी की कहानियां पढ़ाई जाती हैं, उसका इस व्यवस्था में कोई मोल नहीं रह जाता। सब लोग यही सोचते हैं कि पहले तो लोग बहुत ईमानदार हुआ करते थे, अब जिसको देखो वही बेईमान है। कोई ये समझना नहीं चाह रहा है कि इस अर्थव्यवस्था में अगर आदमी को जिंदा रहना है तो उसे बेईमान बनना ही पड़ेगा, और अगर वो सीधा साधा है तो उसके पास अपना जीवन खत्म करने के अलावा रास्ता नहीं बचता। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल लगभग 1,70,000 लोग अपना जीवन स्वयं समाप्त कर देते हैं, जिनमें 18 से 45 साल तक के लोग और दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा हैं। और इसी डेटा के हिसाब से इसकी प्रमुख वजह पारिवारिक समस्याएं हैं। और पारिवारिक समस्याओं के मूल में अगर आप जाएंगे
तो आपको किसी न किसी तरीके की आर्थिक समस्या जरूर मिलेगी। देश के करोड़ों लोग बैंक के उस पैसे को चुकाने में लगे हैं जो एक तो कभी चुकाया नहीं जा सकता और दूसरा वो पैसा जो बैंक का है ही नहीं। इसी बात के ऊपर अमेरिका के अंदर एक बहुत दिलचस्प कोर्ट केस सामने आया। साल 1967 में अमेरिका के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध बैंक फर्स्ट नेशनल बैंक ने कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की। ये याचिका थी एक डेली नाम के व्यक्ति के खिलाफ। बैंक का आरोप था कि डेली ने बैंक से $14,000 का एक होम लोन लिया था, लेकिन फिर उसने लोन चुकाने से मना कर दिया। बैंक के इस आरोप के ऊपर डेली का ये कहना था कि बैंक ने उसे कोई असली पैसे दिए ही नहीं, उसके तो बस अकाउंट में कुछ नंबर डाल दिए गए थे। असलियत में उसके हाथ में बैंक से उसे कोई नोट या फिर सोने के रूप में पैसा नहीं मिला। कोर्ट में जितने लोग उपस्थित थे, डेली की ये दलील सुनकर पहले तो सबको हंसी आ रही थी। खुद इस केस के जज मार्टिन मोहने भी आश्चर्य में थे कि ऐसा केस तो उनके पास पहली बार आया है। बात हंसी की तो थी, लेकिन तथ्य के रूप में देखें तो डेली झूठ भी नहीं बोल रहा था। इसीलिए जज को फर्स्ट नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट लॉरेंस मॉर्गन को कोर्ट में पेश होने का आदेश देना पड़ा। 9 अक्टूबर 1968 का वो दिन। कटघरे में एक तरफ खड़ा था डेली और दूसरी तरफ उसका सामना करने के लिए मॉर्गन। डेली ने अपनी दलील के सारे सबूत पेश करने शुरू किए, लेकिन मॉर्गन किसी भी तरीके से ये साबित नहीं कर पाया कि उसके बैंक ने डेली को असलियत में कोई पैसे दिए हैं। अंत में हार मानकर मॉर्गन ने फिर वो बात कबूली जिससे पूरी अमेरिका की राजनीति और बैंकिंग सिस्टम हिल गया। मॉर्गन ने कोर्ट में ये बात कबूल कर ली कि बैंक ने डेली को देने के लिए अपनी तिजोरी से कोई सोना, चांदी या पहले से मौजूद नगद नहीं निकाला था। इसके बजाय बैंक ने फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का सहारा लिया और अपने बही खातों में केवल एक डिजिटल एंट्री करके हवा में से $14,000 तैयार कर दिए थे। ये मॉर्गन का आधिकारिक कबूलनामा था। मॉर्गन का ये कबूलनामा सुनकर पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। मॉर्गन जानता था कि उसके मुंह से ये जो राज की बात निकल चुकी है वो पूरे बैंकिंग साम्राज्य को हिला डालेगी। उसे समझ आ गया कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। लेकिन जज की कुर्सी पर बैठे मार्टिन मोहने इस गलती को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते थे। एक तरफ उनके ऊपर पूरी बैंकिंग लॉबी और अमेरिकी राजनेताओं का दबाव लगातार बना हुआ था और दूसरी तरफ था उनका धर्म, न्याय का धर्म। इस मानसिक जद्दोजहद में उन्होंने धर्म को चुना और वो काम कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। अमेरिका और दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी जज ने राजनीतिक और बड़े पूंजीपतियों के दबाव को दरकिनार करते हुए फैसला एक आम आदमी डेली के हक में सुना दिया। मोहने ने अपने मेमोरेंडम में ये साफ साफ बात स्पष्ट की कि पैसा वजूद में ही तब आया जब बैंक ने कागज पे लिखकर उसे बनाया। बैंक पैसे हवा में पैदा करते हैं और बही खाते में लिखकर हवा में पैसे बना देना एक धोखाधड़ी है। मोहने के इस फैसले ने ताश के पत्तों की तरह खड़े इस बैंकिंग साम्राज्य के मालिकों को भयंकर डरा दिया। बैंकर्स को यह लगा कि कल को अगर अमेरिका के सभी आम लोग ऐसे ही अपना लोन देने से मना करने लगे तो उनका बैंकिंग साम्राज्य तो ऐसे ही ढह जाएगा और अगर इसे बचाना है तो उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि सरकार पर दबाव बनाकर ऊपरी अदालत से केस के फैसले को रद्द करवा दिया और इस बात का प्रचार करवाया कि एक निचली अदालत फेडरल रिजर्व एक्ट के केंद्रीय कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दूसरा काम इन्होंने जो किया वो था इस केस के जज मार्टिन मोहने को शांत करने का। दरअसल मार्टिन मोहने इस केस के बाद से ही बैंकों की इस धोखाधड़ी को कई सार्वजनिक मंचों पर जाकर रखने लगे थे। तो जाहिर सी बात है कि वो बैंकर्स के लिए तो चलते फिरते यमराज के जैसे थे। केस खत्म हुए अभी 6 महीने ही बीते थे, खबर आई कि मार्टिन मोहने संदिग्ध हालत में अपने घर में मृत पाए गए। मौत की वजह कई लोग बताते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था।
मार्टिन मोहने पहले नहीं थे। आज तक जिस किसी ने भी इन ताकतवर बैंकर्स के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है, उसका अंत ऐसे ही हुआ है, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। आज की तारीख में ये लोग इतने ताकतवर हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका उसके राष्ट्रपति को भी डराकर अपना काम करवा लेते हैं। और धर्मस्य मूलम अर्था सीरीज के अगले एपिसोड में मैं आपको यही बताऊंगा कि आखिरकार ये लोग इतने ताकतवर बने कैसे।